मैं सुमित्रानंद श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास, डीबीएस कॉलेज कानपुर, बीए छठे सेमेस्टर के छात्रों को यूरोप के इतिहास के संदर्भ में पूर्वी समस्या पर व्याख्यान देने के लिए प्रस्तुत हूँ। आज हम इस व्याख्यान में कई पक्षों पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे, जैसे पूर्वी समस्या क्या है, किस महाद्वीप से संबंधित है, इस समस्या के मूल कारण क्या थे, या 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में तुर्क साम्राज्य या ऑटोमन साम्राज्य या उस्मानी साम्राज्य कैसे पतन की ओर अग्रसर हुआ, या तुर्क साम्राज्य में रहने वाली विविध जातियों पर फ्रांसीसी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, या पूर्वी समस्या के प्रति यूरोपीय राज्यों जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, रूस एवं ऑस्ट्रिया का क्या दृष्टिकोण रहा। पूर्वी समस्या के अंतर्गत घटित होने वाली अनेक राजनीतिक घटनाओं का उल्लेख किया जा सकता है, जैसे सर्बिया की स्वतंत्रता या यूनानियों की स्वतंत्रता संग्राम। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से यूरोप के इतिहास में एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न उदित होता है, जिसका संबंध पूर्वी देशों से है। इतिहासकार मिलर के अनुसार पूर्वी समस्या यूरोप से धीरे धीरे समाप्त होते हुए तुर्की साम्राज्य के रिक्त स्थान की पूर्ति की समस्या थी। वहीं एक दूसरे विद्वान लॉर्ड मार्ले ने इस समस्या को बहुत जटिल, उलझी हुई तथा विभिन्न रुचियों और धर्मों से संबंधित लोगों के पारस्परिक विरोधी हितों से संबंधित बताया है। एक रूसी विद्वान ने इस समस्या की तुलना गठिया रोग से की है, जो कभी हाथों को जकड़ लेता है या कभी पैरों को। भौगोलिक दृष्टि से इतिहासकार साउथ गेट ने इस समस्या को डैन्यूब नदी से लेकर नील नदी तक बसे हुए राज्यों और वहाँ के निवासियों की समस्याओं का समूह बताया है। बाल्कन प्रायद्वीप की जातियों की राष्ट्रीय चेतना, तुर्क साम्राज्य का पतन तथा यूरोप के राज्यों के स्वार्थ पूर्वी समस्या के मूल में निहित हैं। पूर्वी समस्या यूरोप के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित तुर्की साम्राज्य की ईसाई जनता की आज़ादी की समस्या थी। वस्तुतः पतन की ओर उन्मुख तुर्की साम्राज्य ने यूरोप के इतिहास में 19वीं शताब्दी में जिस समस्या को जन्म दिया, उसे पूर्वी समस्या के नाम से जाना जाता है। यह बहुत ही जटिल, उलझी हुई तथा विभिन्न देशों के परस्पर विरोधी हितों से संबंधित थी। यही नहीं, तुर्की साम्राज्य को यूरोप का बीमार आदमी स्वीकार करते हुए सिक मैन ऑफ यूरोप, उसके मरने के पूर्व उसकी संपत्ति का बंटवारा रूस जैसे राज्यों के लिए अभीष्ट था। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि तुर्क साम्राज्य के यूरोप से हट जाने पर उसके अधीनस्थ जातियों और राज्यों का भविष्य क्या होगा, तत्संबंधी सतर्कता से उत्पन्न होने वाली समस्या पूर्वी समस्या का निर्माण करती है। 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक उस्मानी या ऑटोमन साम्राज्य या तुर्की साम्राज्य का धीरे धीरे विकास होता रहा और 1815 ईस्वी में भी एशिया, यूरोप और अफ्रीका में उनका साम्राज्य फैला हुआ था। परंतु वस्तुतः 18वीं और 19वीं शताब्दी में यह साम्राज्य पतन की ओर बढ़ने लगा। यद्यपि तुर्की साम्राज्य के पतन के प्रति विभिन्न यूरोपीय
राज्यों की अलग अलग मान्यताएं थीं। फिर भी यहाँ की आंतरिक दुर्बलताओं ने उसे पतनोन्मुख बना दिया। इन आंतरिक दुर्बलताओं को इतिहासकार लिप्सन ने दो भागों में विभाजित किया है। पहला क्या है? तुर्की सुल्तानों की निर्बलता तथा उनमें दृढ़ता का अभाव एवं प्रशासकीय क्षमता की कमी ने अनेक समस्याओं को जन्म दिया। यद्यपि इस साम्राज्य के अन्य राज्य उनका नाम मात्र का आधिपत्य स्वीकार करते थे, परंतु उनमें स्वयं में इतनी क्षमता नहीं थी कि इतने विस्तृत साम्राज्य को एकता के सूत्र में आबद्ध कर पाते। परिणाम यह हुआ कि प्रांतीय गवर्नरों की, जिन्हें पासा कहा जाता था, उनकी महत्वाकांक्षा में तेजी से वृद्धि हुई। वे वस्तुतः सुल्तान की नाम मात्र की अधीनता स्वीकार करते थे। जो पासा या गवर्नर होते थे वे तुर्की सुल्तान की नाम मात्र की अधीनता स्वीकार करते थे। इस प्रकार के महत्वाकांक्षी पासाओं में कम से कम दो व्यक्तियों का नाम विशेष उल्लेखनीय है। एक तो जेनिना या अल्बानिया के अली पासा और दूसरा मिस्र के मोहम्मद अली पासा। दूसरा कारण क्या था? ऑटोमन या तुर्की साम्राज्य की मूल समस्याएं जातिगत और धर्म संबंधी थी। तुर्की साम्राज्य का निर्माण शस्त्र बल के द्वारा हुआ था। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तुर्की साम्राज्य का निर्माण कैसे हुआ? शस्त्र बल के द्वारा हुआ और उसी के बल पर उस साम्राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। तुर्की सम्राटों ने कभी भी जातिगत समन्वय या धर्म संबंधी समन्वय को अपने साम्राज्य में स्थापित करने का प्रयास नहीं किया और वे विजित राज्यों की जनता के प्रति अविश्वास और बिलगांव में विश्वास करते हुए सदैव उनसे अलगाव स्थापित किए हुए थे। विशाल तुर्की साम्राज्य में विभिन्न जातियों और विभिन्न धर्मों के लोग रहते थे, जिनमें ना तो भाषागत समानता थी और न ही सांस्कृतिक एकता। जहां एक ओर उनके एशियाई साम्राज्य में अधिकांश निवासी मुसलमान थे, वहीं दूसरी ओर उनके यूरोपीय साम्राज्य के अंतर्गत स्लाव जात के लोगों की बहुलता थी। जो स्लाव जात के लोग ईसाई धर्म के फॉलोअर थे या उनके ईसाई धर्म को अनुपालन करते थे। यूरोपीय तुर्की साम्राज्य में तुर्कों की संख्या पर्याप्त कम थी। यही नहीं, यूरोप के ही विभिन्न भागों में विभिन्न जातियों के लोग सर्ब, रोमन, ग्रीक, अल्बानियन, आर्मेनियन और यहूदी आदि जातियाँ निवास करती थीं, जिनकी भाषा, संस्कृत और यहाँ तक कि आर्थिक स्थिति और व्यवसाय में पर्याप्त अंतर था। इन विभिन्न जातियों और धर्मों के लोगों से तुर्कों का संबंध शासक और शासित का था या शासक और प्रजा का था। उन्होंने न केवल शासन के उच्च पदों पर अधिकार कर रखा था, अपितु अधिकांश भूमि पर इन्हीं लोगों का स्वामित्व था। वह ईसाइयों की अपेक्षा अपने को श्रेष्ठ जात और धर्म का समझते थे। गैर तुर्की जातियों के साथ तुर्की साम्राज्य की नीति कष्टप्रद थी और वे लोग न केवल करों से बोझिल थे, अपितु उच्च नौकरियों से भी प्रायः उन्हें वंचित रहना पड़ता था। न्याय के क्षेत्र में भी इस्लामी नियमों का प्रयोग होता था और कभी कभी अत्याचार और हत्या की घटनाओं से वे उत्तेजित हो जाते थे। सुल्तानों की स्वेच्छाचारता और प्रशासकीय भ्रष्टाचार से वे पर्याप्त त्रस्त थे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में इन जातियों में जिस नवीन चेतना का विकास हुआ, उसके लिए
1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति को भी उत्तरदायी माना जा सकता है। फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव इन जातियों पर अवश्य पड़ा, क्योंकि इस क्रांति के ने लोगों में स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रीय चेतना की लहर दौड़ाई और तुर्की साम्राज्य से स्वतंत्र होने के लिए इन जातियों को प्रेरित किया। प्रश्न यह उठता है कि पूर्वी समस्या के प्रति यूरोपीय राज्यों का या यूरोप के जो देश थे उनका क्या नज़रिया रहा है। इस संबंध में इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया तथा रूस का उल्लेख किया जा सकता है। इंग्लैंड की नीति इस संबंध में दो तथ्यों से प्रभावित थी। पहला, रूस की सख्त विस्तार से इंग्लैंड को भय था कि यूरोप के सख्त संतुलन में बिखराव उत्पन्न हो सकता है। द्वितीय कारण यह भी आशंका थी कि यदि तुर्क साम्राज्य के अधिकांश भागों पर रूस का आधिपत्य स्थापित हो जाएगा तो इंग्लैंड का भारतीय साम्राज्य खतरे में अवश्य पड़ जाएगा। अतः तुर्क साम्राज्य के अस्थायित्व को बनाए रखना इंग्लैंड का प्रमुख उद्देश्य था। इंग्लैंड चाहता था कि तुर्की साम्राज्य का अस्तित्व बना रहे। इसी प्रकार यूरोप का जो दूसरा देश था ऑस्ट्रिया की नीति भी दो उद्देश्यों से प्रेरित थी। पहला राजनीतिक उद्देश्य और दूसरा आर्थिक। राजनीतिक संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि ऑस्ट्रिया में स्लाव जात रहती थी और यदि सर्बिया में रहने वाली स्लाव जात रूस के सहयोग से अपने राष्ट्रीय आंदोलन की सफलता में स्वतंत्र हो गई तो ऑस्ट्रिया की स्लाव जात भी उनसे प्रेरणा ग्रहण करेगी। ये ऑस्ट्रिया को भय था और स्वतंत्र होना चाहेगी। आर्थिक दृष्टि से ऑस्ट्रिया को डैन्यूब से संबंधित अपने व्यापार में आघात पहुंचने की आशंका थी। ऑस्ट्रिया एड्रियाटिक मार्ग से भी अपना व्यापारिक सुरक्षा चाहता था। इसी प्रकार पूर्वी समस्या के प्रति रूस का दृष्टिकोण दो उद्देश्यों से प्रेरित था। पहला था राजनीतिक उद्देश्य और दूसरा क्या था, धार्मिक उद्देश्य। रूस का राजनीतिक उद्देश्य क्या था? काले सागर और फिर वहाँ से भूमध्य सागर तक रूसी साम्राज्य का विस्तार करना था। यही कारण है कि वह तुर्की साम्राज्य की समाप्ति में ही अधिक रुचि रखता था। उसके धार्मिक उद्देश्य बाल्कन प्रायद्वीप के निवासियों से संबंधित थे, क्योंकि बाल्कन प्रायद्वीप के में रहने वाली जातियों के धर्म और रूसी धर्म में पर्याप्त समानता दिखाई देती है। अतः रूस का ईसाई धर्मावलंबियों और तुर्की राज्य के संघर्ष में भाग लेना स्वाभाविक ही था, परंतु इस धार्मिक नीति की पृष्ठभूमि में ही रूस की साम्राज्यवादिता की भावना छिपी हुई थी। रूस की ही भांति फ्रांस का भी दृष्टिकोण दो उद्देश्यों से प्रेरित था। एक तो था धार्मिक और दूसरा था आर्थिक। फ्रांस की ज़्यादातर जो जनसंख्या थी या वहाँ के जो लोग थे वह कैथोलिक धर्म के फॉलोअर थे, कैथोलिक धर्म के उपासक थे, कैथोलिक धर्म को मानते थे। तो फ्रांस न केवल कैथोलिक लोगों की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझता था, बल्कि तुर्क साम्राज्य में प्राप्त व्यापारिक सुविधाओं को छोड़ना नहीं चाहता था। अतः तुर्क साम्राज्य से अधिक व्यापारिक लाभ प्राप्त करना फ्रांस का प्रमुख उद्देश्य था। पूर्वी समस्या के अंतर्गत घटित होने वाली अनेक राजनीतिक घटनाओं का विवरण दिया जा सकता है।
जिसमें सर्बिया की स्वतंत्रता तथा यूनानियों की स्वतंत्रता संग्राम विशेष महत्व रखता है। 1804 ईस्वी में सर्बिया में विद्रोह हो गया, जिसे रूस का सहयोग प्राप्त था। कहने का तात्पर्य यह है कि 1804 में जब सर्बिया में विद्रोह हुआ तो उस विद्रोह की में सहायता का जो आरोप लगाया गया वो रूस पर था कि रूस के सहयोग से सर्बिया के लोगों ने तुर्की साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। परिणाम क्या हुआ कि तुर्की सेना का यहाँ से निष्कासन हो गया। तुर्की सेना को वहाँ से भागना पड़ा और वहाँ का जो गवर्नर था पाशा मुस्तफ़ा की हत्या कर दी गई। यहाँ पर काराजार्ज की नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई, पर लगभग 9 वर्षों के भीतर ही अर्थात 1813 ईस्वी में तुर्की सुल्तान ने पुनः सर्बिया पर अपना अधिकार कर लिया। शस्त्र बल के आधार पर उन्होंने पुनः सर्बिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। सर्बिया की जनता इससे हतप्रभ नहीं हुई, माने तुर्की सुल्तान के कदम से सर्बिया की जनता आश्चर्यचकित नहीं हुई और उसने अपना संघर्ष जारी रखा। 1826 में उसे स्वतंत्र कर दिया गया, माने सर्बिया को स्वतंत्रता मिल गई, परंतु थोड़े समय के लिए उसे तुर्की सुल्तान के संरक्षण में रखा गया। माने जो सर्बिया था उस पर तुर्की सुल्तान का कुछ समय के लिए प्रभुत्व बना रहा या उसके संरक्षण में रखा गया, लेकिन बाद में सर्बिया पर रूस का संरक्षण स्वीकार कर लिया गया। यही नहीं, 1830 ईस्वी में मिलोस नामक सर्ब सरदार सर्बिया का प्रथम स्वतंत्र शासक बना। यूनानियों का स्वतंत्रता संग्राम वस्तुतः पूर्वी समस्या के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण घटना है। पूर्वी समस्या के अंतर्गत यूनानियों की स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण घटना है। उनके स्वतंत्र होने की भावना, माने कहने का तात्पर्य है कि यूनानियों के स्वतंत्र होने की भावना 2 कारणों से प्रेरित थी। 2 कारण प्रधान थे। पहला कारण क्या था? स्वयं तुर्कों ने यूनानियों के प्रति पर्याप्त सहिष्णुता का परिचय दिया था। माने तुर्क साम्राज्य के अधीन जो यूनानी जनता रहती थी, यूनानी जनता के प्रति तुर्कों का जो व्यवहार था, तुर्क सुल्तानों का जो व्यवहार था, वो पर्याप्त सहिष्णुता का परिचायक था। और विद्रोह प्रारंभ होने के बहुत पहले ही एजियन सागर और एडियाटिक सागर के द्वीप वस्तुतः स्वतंत्र जैसी स्थिति में थे, क्योंकि वे तुर्की साम्राज्य की नाम मात्र की अधीनता स्वीकार करते थे। ये जो एडियाटिक सागर के द्वीप थे, एजियन सागर के द्वीप के जो निवासी थे, वे तुर्की साम्राज्य की नाम मात्र की अधीनता स्वीकार करते थे। वे तुर्की सरकार को केवल वार्षिक कर प्रदान करते थे, सालाना कर, और तुर्की जहाजी बेड़े के लिए वे नाविक प्रदान करने के लिए बाध्य थे। माने तुर्की जहाजी बेड़े के लिए वो मल्लाह का काम करते थे या नाविक का काम करते थे। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यूनान में ईसाइयों को तत्कालीन किसी भी देश की शासित जनता की अपेक्षा विशेष अधिकार प्राप्त था। यहाँ के लोगों को, यूनान में ईसाइयों को समकालीन किसी भी देश की शासित जनता की अपेक्षा विशेष अधिकार प्राप्त था। वे अपने धर्म का पालन स्वेच्छा से कर सकते थे, उन पर तुर्की सुल्तानों का कोई दबाव नहीं था। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में वो स्वतंत्र थे। धन संग्रह के क्षेत्र में, माने आर्थिक उपार्जन के क्षेत्र में उन्हें पर्याप्त स्वतंत्रता मिली हुई थी। दूसरा कारण क्या था? एक विशिष्ट बात यह थी कि वे शासन के उच्च पदों पर भी नियुक्त हो सकते थे।
माने तुर्की साम्राज्य के अधीन जो यूनानी लोग थे उनको जो है, जो साम्राज्य के जो पद थे, उच्च पद थे, शासन के जो उच्च पद थे, उन पदों पर, उच्च पदों पर उनको नियुक्ति पाने का अधिकार था। इस प्रकार प्राप्त विशेषाधिकारों ने उन्हें स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित किया। कतिपय इतिहासकारों का विचार है यूनानियों के स्वतंत्रता संग्राम में ग्रीक चर्च का पर्याप्त योगदान है। जो यूनानी चर्च था, ग्रीक चर्च था, कतिपय इतिहासकारों का विचार है कि यूनानियों की स्वतंत्रता संग्राम में ग्रीक चर्च का पर्याप्त योगदान था। स्वयं तुर्कों ने या तुर्की सरकार ने या ऑटोमन सरकार ने उनकी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया और तुर्की ने अपनी शक्ति के विघटन का द्वार खोल दिया। यह बात सही है कि उनको जो आज़ादी दी, यूनानियों को जो आज़ादी मिली, उसी आज़ादी की वजह से तुर्की साम्राज्य ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी या अपने को कमज़ोर कर दिया या अपनी शक्ति के विघटन का द्वार खोल दिया, क्योंकि उन्हें यूनानी जनता को अनेक विशेषाधिकार पहले से ही ऑटोमन साम्राज्य के द्वारा या ऑटोमन उस्मानी सुल्तानों के द्वारा उन्हें प्रदान कर दिया गया था। इस तरह राजनीतिक कारणों के अतिरिक्त कतिपय सांस्कृतिक कारणों ने भी यूनानियों के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। जहां राजनीतिक कारण थे, वहीं साथ साथ सांस्कृतिक कारण भी काफ़ी जिम्मेदार हैं। वे अपने प्राचीन साहित्य पर गर्व करते थे। यूनानी लोग अपना जो उनका प्राचीन साहित्य था उस पर गर्व करते थे। वे अपनी प्राचीन गौरवमयी परंपराओं का वर्णन करना इस संबंध में उपयोगी सिद्ध हुआ। प्राचीन जो यूनान की जो गौरवमयी परंपराओं का वर्णन करना इस संबंध में उपयोगी साबित हुआ। उन्होंने पारसिक मतलब ईरानियों के विरुद्ध यूनानी वीरता का एक बार पुनः स्मरण हो उठा। इन समस्त कारणों ने उन्हें विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। माने जो यूनानी लोग थे उनमें तुर्की सुल्तान के खिलाफ विद्रोह करने की प्रेरणा राजनीतिक कारणों के साथ साथ सांस्कृतिक कारणों ने भी प्रदान किया। इन समस्त कारणों ने उन्हें विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि 1821 ईस्वी में उन्होंने तुर्की सुल्तान के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तुर्की के सुल्तान जो थे उनके खिलाफ बगावत कर दिया और इस विद्रोह का नेता अलेक्जेंडर हिप्सलांटी था। उसने अल्बानिया माने तुर्की सुल्तान ने अल्बानिया या जेनिना के गवर्नर या पासा अली पासा और तुर्की सुल्तान के मध्य होने वाले युद्ध का लाभ उठा करके मोल्डाविया और वेलेसिया में विद्रोह की आग भड़का दी। यह स्थिति 1826 ईस्वी तक चलती रही, जिसमें दोनों पक्षों के असंख्य लोग मारे गए, काल कौलित हुए। इसी समय मोरिया में भी विद्रोह हो गया। मोरिया राज्य था जो तीव्र गति से स्वतंत्रता संग्राम में पंडित हो गया। वस्तुतः अलेक्जेंडर हिप्सलांटी का विद्रोह जनता द्वारा समर्थित नहीं था। यह कहा जाता है कि जो ये विद्रोह था वो अलेक्जेंडर हिप्सलांटी को जनता का समर्थन नहीं मिला था। परंतु मोरिया का संग्राम एक गुप्त संगठित संस्था जिसका नाम था
फिल्के हितेरिया या इसको कहते मित्र समाज, फिल्के हितेरिया या मित्र समाज के गतिविधियों का परिणाम था। स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी कालांतर में कई क्षेत्रों में पहुंच गई, जिसमें थेसली है और मैसिडोन का नाम लिया जा सकता है, और स्थिति यहाँ तक पहुँच गई थी कि संपूर्ण मुसलमान जनता का संहार संपादित हुआ और यूनानियों ने अपनी बर्बरता और अत्याचारता का परिचय देकर उस संग्राम की दिशा ही बदल दी। संघर्ष के प्रथम चरण में यूनानियों को सफलता नहीं मिली, लेकिन युद्ध में यूनानियों ने तुर्कों के मौत के घाट उतार दिया। यूनानियों के स्वतंत्रता संग्राम का द्वितीय चरण भी शीघ्र शुरू हुआ। प्रारंभ में तुर्की सुल्तान जेनिना के गवर्नर अली पाशा के विरुद्ध और साथ ही साथ यूनानियों के विरुद्ध दो मोर्चों पर संघर्षरत था, परंतु 1824 में तुर्कों की स्थिति मजबूत हो गई। 1824 में तुर्की के सुल्तान मोहम्मद द्वितीय ने मिस्र के गवर्नर या पाशा मोहम्मद अली से यूनानियों के खिलाफ सहायता की याचना किया। उसने शीघ्र ही अपने पुत्र इब्राहिम के नेतृत्व में एक बड़ी सेना यूनानियों के खिलाफ भेज दिया। मोहम्मद अली को यह आश्वासन दिया गया कि उसे मोरिया, सीरिया तथा दमिश्क का भी गवर्नर बना दिया जाएगा। पाशा इब्राहिम ने क्रीट, मोरिया तथा एथेंस पर अपना अधिकार जमा लिया और इन स्थानों पर अपने आतंक फैला दिए। 1824 ईस्वी में इंग्लैंड के कवि लॉर्ड बायरन ने अपने प्राणों की आहुति दे दी यूनान की स्वतंत्रता के लिए। इसने भी तुर्की के खिलाफ कलम की जगह हथियार उठा लिया था। यूनानियों के स्वतंत्रता संग्राम में ऑस्ट्रिया, फ्रांस, रूस और इंग्लैंड थोड़े समय के लिए ही तटस्थ अवश्य रहे, लेकिन 1827 ईस्वी के बाद उनकी नीति में परिवर्तन हुआ। रूस के अलेक्जेंडर के उत्तराधिकारी जार निकोलस प्रथम को रूस की सीमा में वृद्धि करने की प्रबल आकांक्षा थी। वह पवित्र संघ के सिद्धांतों में विश्वास नहीं करता था, परंतु यूरोप के अन्य राज्य यह नहीं चाहते थे कि अकेले रूस यूनान के मामलों में हस्तक्षेप करे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री केनिंग की नीति थी कि तुर्की सुल्तान भी रुष्ट न हो और यूनानियों की सहायता भी हो जाए। उसने फ्रांस और रूस के साथ विचार विमर्श करने के बाद तुर्की सुल्तान से यह याचना की कि वह यूनानियों को स्वतंत्र कर दे, लेकिन तुर्की सुल्तान ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1827 में फ्रांस, रूस और इंग्लैंड के सम्मिलित जहाजी बेड़े ने नेबारिनो में तुर्की जहाजी बेड़े को परास्त कर दिया। परंतु थोड़े समय पश्चात ही इंग्लैंड की नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, क्योंकि इसी वर्ष केनिंग की मृत्यु हो गई और उनके स्थान पर वेलिंगटन नए प्रधानमंत्री बने। वह तुर्की को रुष्ट नहीं करना चाहते थे, अतः उसने अपनी जहाजी बेड़ा वापस बुला लिया और नेबारिनो की घटना के लिए खेद व्यक्त किया। तब तक रूस की फौजें कुस्तुनतुनिया तक अग्रसर हो गई थीं। तुर्की सुल्तान को मजबूर होकर 2829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि करनी पड़ी,
परिणाम स्वरूप यूनान, सर्बिया, मोल्डाविया तथा वालेसिया स्वतंत्र कर दिए गए और उन पर रूस का संरक्षण स्वीकार किया गया। तुर्की साम्राज्य के कुछ एशियाई भागों पर रूस का अधिकार हो गया और 1832 में यूनान वस्तुतः स्वतंत्र हो गया। एड्रियानोपुल की संधि के परिणाम स्वरूप न केवल रूस का राजनीतिक प्रभाव विस्तृत हो गया, अपितु अन्य ईसाई राज्यों की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हो गया। यूनानियों की इस स्वतंत्रता के परिणाम स्वरूप तुर्की साम्राज्य के अन्य राज्य भी स्वतंत्र होने का स्वप्न देखने लगे। इस तरीके से इस व्याख्यान में हमने पूर्वी समस्या क्या है, पूर्वी समस्या के प्रमुख कारण क्या हैं, पूर्वी समस्या के प्रति इतिहासकारों का क्या नज़रिया है, या पूर्वी समस्या के प्रति यूरोप के राज्यों का क्या दृष्टिकोण रहा है, और साथ ही साथ फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, इसके साथ ही साथ दो महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं जैसे सर्बिया की स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हुई या यूनानियों की स्वतंत्रता संग्राम कैसे प्राप्त हुआ, इस व्याख्यान में हमने प्रकाश डालने का प्रयास किया है। धन्यवाद।